नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने 4 कवियों के बारे में पढ़ा है। 5वें जो हमारे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी, उनकी 2 कविता, एक कविता और एक गद्य पाठ है हमारे पाठ्यक्रम में है। कविता जो है हमारे पाठ्यक्रम में वो है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल जो उनका काव्य संकलन है उसमें से ली गई है। और दूसरा हमारे यहाँ पर पाठ्यक्रम के अंदर उनकी नए की जन्म कुंडली एक ये गद्य भाग के अंदर है। हमारे एक साहित्यिक की डायरी से ये संकलित है। एक साहित्यिक की डायरी, ये इनकी आलोचनात्मक कृति भी है, उससे ये ली गई है दूसरी। तो इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में कुल 2 उनके पाठ हैं, एक सहर्ष स्वीकारा कविता है और दूसरा नए की जन्म कुंडली एक, ये एक साहित्यिक की डायरी से संकलित है। इस प्रकार से 2 पाठ हमारे लिए गए हैं। मैं आज आपके सामने कुछ गजानन माधव मुक्तिबोध जी से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको सम्मिलित कर रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि किस प्रकार के प्रश्न है वो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों का आप थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, हमारी हिंदी कविता में फैंटेसी का मुख्य प्रयोक्ता है। तो फैंटेसी है उसके सबसे मुख्य प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ये प्रश्न आपको खास करके ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, कृति और कृतिकार को सुमेलित कीजिए। नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नया साहित्य नए प्रश्न, और चौथा है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मैंने इनको पहले से ऑलरेडी सुमेलित किया हुआ मेरा, आप इनको देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा का है। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है। नया साहित्य नए प्रश्न ये नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। फिर वही सुमेलित करने वाला प्रश्न है। हजार हजार बाहों वाली ये नागार्जुन की रचना है। चूका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह की। रात अब भी मौजूद है लीलाधर जगुड़ी की। भूरी भूरी खाक धूल ये गजानन माधव मुक्तिबोध की। ऊपर वाले में देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जी की नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी निबंध संग्रह या कह सकते हैं कि समीक्षात्मक रचना है। और दूसरी नीचे वाली भूरी भूरी खाक धूल, ये इनका कविता संग्रह या काव्य संग्रह। कविता संग्रह काव्य संग्रह इनके 2 ही हैं, चांद का मुँह टेढ़ा मुख्य तौर से और भूरी भूरी खाक धूल, एक 1964 के अंदर और दूसरा 1980 के अंदर प्रकाशित इनका हुआ था, तो उससे ली गई है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर उसके आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर वही सुमेलित करने वाला प्रश्न है। काल तुझसे होड़ है मेरी ये शमशेर बहादुर सिंह जी की। ब्रह्म राक्षस ये इनकी कविता है, लंबी कविता है इनकी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ज़्यादातर कविताएं हैं वो लंबी कविताएं हैं। युग की गंगा ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। और बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की। ये सारी की सारी मैंने सुमेलित करके ही लिखी हुई है आपके लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा वो बात नहीं है। अगला है, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं। तो एक साहित्यिक की डायरी के लेखक जो हैं वो नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध। सीधा सीधा सा प्रश्न है। इस प्रश्न का पहले भी मैं उल्लेख कर चुका आपके सामने, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो इस प्रकार हमने 5 प्रश्न देखे। अभी हम छठा प्रश्न देखेंगे। हिंदी आलोचना की कृतियों एवं कृतिकारों को सुमेलित कीजिए। फिलहाल अशोक वाजपेयी की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। निराला की साहित्यिक साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा जी का हमारे सिलेबस में पाठ्य भी एक मौजूद है, दिया गया है। यथास्में रोचते विश्वम विराम चिन्ह जो इनका निबंध संग्रह उसमें से लिया गया इनका पाठ, ये वो हम आगे पढ़ेंगे। इतिहास और आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। ये भी मैंने यहाँ पर कृति और कृतिकार को सुमेलित करके लिखा है।
अगला प्रश्न हमारी है यहाँ पर है, हिंदी कविताओं व हिंदी कवियों के नाम सुमेलित कीजिए। अंधेरे में मुक्तिबोध जी की लंबी कविता है। संशय की एक रात नरेश मेहता जी की है। हरी घास पर अक्षण भर ये अगेजी की है। संसद से सड़क तक ये धूमिल जी की है। धूमिल सुदामा पांडे धूमिल जिनका पूरा नाम है। अगे सच्चिदानंद हिरांश वात्सायन अगे। इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारा है उसके अंदर है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अंधेरे बंद कमरे उपेंद्रनाथ अस्क, अंधेरे में मुक्तिबोध, हार की जीत सुदर्शन, कामायनी प्रसाद। मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का एक उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, और नहीं है तो उस रचनाकार कौन है, ये भी आप उसके अंदर कमेंट बॉक्स में लिखें। अंत में हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए, मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य एक ही था कि प्रश्न है वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी के ऊपर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। सीधे तौर पर इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए। इनकी रचनाओं को कहीं न कहीं शामिल किया गया है। एक रचना को शामिल कर लिया, बाकी 3 कवियों की या लेखकों की अन्य रचनाओं को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से ये पिछली 2010 से लेकर 2018 तक के एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें से प्रश्न मैंने थोड़े बहुत छांटे थे। कुछ 1-2 प्रश्न और हो सकते हैं। एक तो इनके जो प्रश्न है वो तार सप्तक से संबंधित 2-3 प्रश्न और आए हुए हैं। एक सहर्ष स्वीकारा हमारी जो कविता है इसमें से भी एक प्रश्न शायद आया हुआ है। मैंने देखा था कौन सी एग्ज़ाम के अंदर आया था। तो ये प्रश्न बाकी जो बच गए उनका बाद में भी हम अध्ययन करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर इन प्रश्नों को देने का उद्देश्य मात्र एक ही था कि आपको ये पता हो सके कि एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, किस कवि से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगेजी को हम पढ़ेंगे तो उसमें से आप देखना उनके क्रम वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं, या उनकी चारों रचनाएं देख रहे उनमें से भी प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर इनकी चारों रचनाएं देख रहे इनमें से कोई प्रश्न ऐसा नहीं पूछा गया, क्रम का इनका कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। तो सन वगैरह याद करने का यहाँ पर ज़्यादा कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है। दूसरी चीज़, इनको कोई भी पुरस्कार नहीं, खास करके हमारे जो 3 बड़े पुरस्कार हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और तीसरा व्यास सम्मान, ये पुरस्कार भी इनको कोई ऐसा नहीं मिला हुआ है। तो हमें इन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है कि किस प्रकार के प्रश्न हैं इनमें से पूछे जाते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा। देखिए, अब हम इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इनके जीवन परिचय के बारे में देखें, साधारण तौर पर तार सप्तक के ये कवि हैं। प्रथम तार सप्तक या प्रथम तार सप्तक, जहाँ पर भी आपको ये इस प्रकार का भाषा मिले। दूसरा, मुक्तिबोध रचनावली जो है, मुक्तिबोध रचनावली जो है नेमिचंद्र जैन के द्वारा प्रकाशित की गई थी और 6 खंडों के अंदर। इससे पहले वाला जो पाठ हमने पढ़ा था उसके अंदर भी हमने एक जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ा था। उनकी जो रचनावली थी उसके भी 6 खंड थे। रघुवीर सहाय रचनावली जो उनकी, उसके भी 6 खंड थे। एक आगे हम हरिशंकर परसाई की जो के बारे में पढ़ेंगे, तो हरिशंकर परसाई जी हैं, उनकी भी रचनावली के 6 खंड है। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और जो परसाई रचनावली है उसके 6 खंड हैं। तो ये एक जगह हम लास्ट में पढ़ेंगे, एक जगह लिखेंगे हम इनको। तो एक इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला इनका है कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित नई कविता के कवि थे। देखिए, तार सप्तक के अंदर प्रथम तार सप्तक के कवि थे, मार्क्सवाद से प्रभावित थे। नई कविता का जो दौर चला था उसमें भी इनकी काफ़ी चर्चा थी। हिंदी कविता में फैंटेसी के मुख्य प्रयोक्ता थे। फैंटेसी अनुभव की कन्या है, ये मुक्तिबोध जी ने कहा था। फैंटेसी है वो अनुभव की कन्या है, ये मुक्तिबोध जी का कथन है। शिल्प की दृष्टि से बिंब विधान के पक्षधर हैं ये। नागपुर से नया खून नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। देखिए, ये भी हमें याद कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि नागपुर से नया खून जो नामक साप्ताहिक पत्रिका है उसका प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था, संपादन किसके द्वारा किया गया था। इस प्रकार से प्रश्न है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। सतह से उठता आदमी पर हिंदी पिक्चर फिल्म है वो बन चुकी है। लोक जीवन का जासूस इनको डॉक्टर रमेश कुंतल मेघने का। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने शामिल तो कर ली, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न है वो कभी कोई पूछता नहीं है। खास करके हमें इनके बारे में जो चीज़ें याद करनी है, विशेष तौर से
फैंटेसी अनुभव की कन्या, ये जो कथन है इनका पूछ लिया जाता था जब हमारे ग्रेड फेस्ट के अंदर 2015 फेस्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के अंदर जो फैंटेसी मिथक ये जो चैप्टर हमारे सिलेबस में शामिल थे, तब इनका ये कथन पूछ लिया जाता था। संभावना ज़्यादा थी, लेकिन अब कम संभावना इसकी पूछने की। फैंटेसी के प्रयोक्ता थे, ये प्रश्न इनका पूछा जा सकता है सामान्य कलापक से संबंधित आधार के ऊपर। बाकी इनसे ये इस प्रकार के प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। तार सप्तक वाला विशेष ध्यान रखना है, इनको किस तार सप्तक में शामिल किया गया था वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो हमें याद करनी है, विशेष करके चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक धूल ये 1980 के अंदर प्रकाशित हुए थे। कविता संग्रह, काव्य संग्रह दो ही हैं इनके। इसके बाद में अगर हम इनके कहानी संग्रह देखें तो काठ का सपना और सतह से उठता आदमी, हिंदी पिक्चर फिल्म इसके ऊपर बन चुकी है। उपन्यास है इनका विपात्र, इनके बारे में कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाता। जहाँ से प्रश्न आने की संभावना वो यहाँ पर है। इनकी जो ये समीक्षात्मक रचनाएं हैं, निबंध संग्रह जो इनके हैं, यहाँ से इनकी रचना का नाम देकर सुमेलित करवाने वाले प्रश्न है वो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। नई कविता का आत्म संघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिरी रचना क्यों नाम से ये प्रकाशित हुई है और इसके नाम से इसको जाना जाता है। इसी रचना को नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को कामायनी एक पुनर्विचार और समीक्षा की समस्याएं, ये इनकी समीक्षात्मक या निबंध संग्रह, ये प्रश्न है वो कई बार पूछे जाते हैं। तो विशेष करके इनको याद करना, और चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, कम से कम इनको 5 और 2 ये 7 जो रचना है इनकी, ये तो अब हमें याद करनी है। और अंत में है भारत इतिहास और संस्कृति, 1962 में इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन इसके अंदर जो क्रांतिकारी विचारों से संबंधित ये रचना थी, इस कारण से एमपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। तो विशेष तौर से हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये इनका रचना संसार है वो पूरा होता है। अब हम यहाँ पर इनकी जो कविता है सहर्ष स्वीकारा, उसका परिचय पढ़ेंगे, और किताब में से जो इनका परिचय वैसे दे रखा है वो भी हम जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके मन में भी कोई संशय और द्वंद्व नहीं रहे कि इसमें क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा। हाँ तो साथियों, हम आगे इसमें देखें गजानन माधव मुक्तिबोध जी का हमारे पाठ्यक्रम में जो दे रखा वर्णन, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जन्म इनका 13 नवंबर 1917 को श्योपुर ग्वालियर के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ये 2 कविता संग्रह इनके, ये विशेष तौर से हमें याद रखने हैं। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, ये कथा साहित्य इनके हैं। उसके बाद में कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये अब आखिरी रचना क्यों नाम से ये है, अब इनकी प्रकाशित हो चुकी है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, ये इनकी आलोचनात्मक या समीक्षात्मक कृतियाँ इनकी हैं। भारत इतिहास और संस्कृति, इस रचना के ऊपर एमपी सरकार ने 1962 में प्रकाशित हुई थी, और 1962 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी थी। ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कौन सी रचना के ऊपर है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है वो रोक लगा दी गई थी। तो भारत इतिहास और संस्कृति इनके ऊपर 1962 में क्रांतिकारी विचारों के कारण से 1964 में इनका निधन हुआ। अब देखिए इनके जो परिचय उसमें आगे क्या दे रखा, हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। किसी रचना की पंक्तियाँ इनकी दी हुई हैं। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। ज़्यादातर कवियों के बारे में हम इसी प्रकार की वो पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि संघर्ष में इनका जीवन बीता, और उसी संघर्ष की बात हमारे यहाँ पर आगे जो कविता दे रखी है सहर्ष स्वीकारा, उसी संघर्ष को स्वीकारने की बात यहाँ पर कही गई है। सुख और दुख को स्वीकार करने की बात कही गई है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की, तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक काम किया। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। ये इनके जीवन परिचय से संबंधित चीज़ें, कोई विशेष नहीं है जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हो।
हाँ, इनकी खुद की दृष्टि से देखा जाए तो मुख्य ही हैं। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता का दौर आया, प्रगतिवाद प्रयोगवाद के बाद में 1954 के आसपास में जब नई कविता का दौर आया तो इसमें ये मुख्य हस्ताक्षर थे। नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगवा कवियों में से एक थे। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों से उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी। कहने का तात्पर्य है कि लंबे वाक्य और लंबी कविताएं इनकी मिलती हैं हमें, इस कारण से आम पाठक है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा से ये परिपूर्ण होती थी। जैसे कोई नैसर्गिक अंतः स्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। कहने का यहाँ पर तात्पर्य है नैसर्गिक अंतः स्रोत ऐसा, यानी कि इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद में अब पाठक के हृदय के अंदर इस प्रकार की भावनाएं हैं वो उद्वेलित होती थी, उमड़ती थी। जैसे उनको लगता था कि इनकी रचनाएं हम आगे से आगे पढ़ते ही जाएं। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। वे एक समर्थ पत्रकार थे। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा, क्योंकि उस समय में देश आज़ाद होने के बाद में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं हमारे देश के अंदर थीं, राजनीतिक समस्याएं थी, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अभी तक हमारे संबंध है वो विदेशों से बन नहीं पाए थे, तो अनेकों समस्याएं ऐसी थी जिनको आधार बनाकर इन्होंने लिखा था। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता, यानी कि कवि शमशेर बहादुर ने उनकी कविता के बारे में लिखा। अब इसकी पूरी व्याख्या करने के अंदर इतने हम डीपली न जाएं, सीधी सी बात है। मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें पेड़ गिनने की बजाय आम खाने से ज़्यादा मतलब रखना चाहिए। अद्भुत संकेतों, ये कथन हो सकता है कहीं पर देख के आपसे पूछ ले परीक्षा के अंदर कि ये कथन शमशेर गजानन माधव मुक्तिबोध जी के लिए किसके द्वारा कहा गया। अद्भुत संकेतों भरी जिज्ञाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। ये इनकी कविताओं के बारे में इनका वक्तव्य है कि इनकी कविताएं इस प्रकार की हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जैसे इनकी कविताएं थी अंधेरे में कविता, उसके 8 खंड हैं। आप देखिए, एक कविता है लेकिन 8 खंड है। ब्रह्म राक्षस है, लकड़ी का रावण है, दिमागी गुहांधकार का औरांग उटांग है, मृत्यु और कवि है। तो ये सारी कविताएं इनकी लंबी कविताएं हैं। इन कविताओं के नाम कम से कम हमें याद रखने हैं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, मृत्यु और कवि, ये 4-5 कविताएं उनकी इस प्रकार की हैं जिनके नाम अमूमन है परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो उनको भी आप जब भी अपने नोट्स बनाएं तो उसके अंदर साथ में लिखते चलें। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। अब इस कविता के अंदर मूल रूप से क्या बात बताई गई है वो हमें ध्यान रखना है, और ये सहर्ष स्वीकारा है किस काव्य संग्रह से ली गई है ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं परीक्षाओं के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। यानी कि किसी चीज़ को हम एक तो स्वीकार करें और एक सहर्ष स्वीकार करें, यानी कि आनंद के साथ में। अब सहर्ष स्वीकारने में सामान्य तौर से खुशी है उसको तो सहर्ष स्वीकार कर ही लेते हैं हम, लेकिन दुख को नहीं करते। बात कहने की यहाँ पर सीधी सी है। लेकिन हमें दुख हो चाहे सुख हो, सब चीज़ों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, आनंद के साथ में। अगर हम आनंद के साथ में स्वीकार करते हुए उस कार्यों को करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर करेंगे, और उसको दुखी मन से करेंगे तो वो कभी भी कार्य है वो सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है। इसीलिए अपने मारवाड़ी में एक कहावत भी है, रों तो जा मरेड़े की खबर लावे। बात सीधी सी है कि हम दुखी मन से किसी कार्य को करते हैं तो वो कार्य है वो हमारा सफल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर कवि ने यही बात बताने की कोशिश की है। एक होता है स्वीकारना,
कि वो काम हम अब तो करना ही पड़ेगा। बात यह है कि हमारे ऊपर इस प्रकार की परिस्थिति बन जाए कि अब तो हमें करना ही पड़ेगा, तब हम उस कार्य को करें और एक हम खुशी के साथ में उस कार्य को करें, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सामयिक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। यानी कि दुख हो चाहे सुख हो, चाहे संघर्ष हो चाहे अवसाद हो, उठा पटक सामयिक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। यानी कि परिस्थितियां हमारे सामने किसी भी प्रकार की क्यों न हो, लेकिन हमें हर परिस्थिति को आनंद के साथ में, हर्ष के साथ में, खुशी के साथ में उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। रेट की जो एग्ज़ाम है, मैं बार बार इस चीज़ को उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, मैं देख रहा हूँ कि सुनने में इधर उधर आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। अगर आप इसी मुद्दे के ऊपर अपने दिन निकालते जाएंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आप अपने कर लेंगे। बल्कि आपके साथ में नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है, ये कोई व्यक्ति विशेष के साथ में तो ऐसा तो है नहीं कि हुआ है। इस कारण से हमें उन चीज़ों को भूल के सहर्ष स्वीकार करते हुए हमें आगे आने वाले एग्जाम्स को ज़्यादा है वो ध्यान करना चाहिए। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकार और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। अब देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर उनके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा योगदान है और उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर कवि है वो कह रहा है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स यानी कि उस स्रोत तक भी हमको ले जाती है। यानी कि अपने उदाहरण के द्वारा हमें कवि ये प्रेरणा प्रदान करने की कोशिश कर रहा है कि हमें जीवन जीने की ये जो प्रेरणा मिली है, हमारे जीवन के उस किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, किसी सत्ता विशेष का होता है। कई बार कहते हैं ना, किसी के जीवन के अंदर ईश्वर भी एक आधार बन जाता है, हम उसको भी फॉलो कर लेते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसका हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा योगदान होता है कि हम उसकी अच्छाइयों को, उसके आदर्श को भूल नहीं पाते हैं और हम जीवन के अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। और उसकी सहजता यानी कि कहने का तात्पर्य कि उसके द्वारा जो कर्म किया गया था, वो कर्म हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए इतना प्रेरणादायक बना कि हम उसको अब तक भूल नहीं पाए और उसी कारण से उस व्यक्ति विशेष को हमने स्वीकार किया था। अब वो व्यक्ति विशेष कौन है? वो कोई भी हो सकता है। ये यहाँ पर रहस्यवाद का सा भाव भी दिखाई देता है। कुछ इस तरह स्वीकार यानी कि आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास होता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भरे, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। यानी कि पंक्ति उस व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर कवि ने कही है, जो उनके जीवन में उस कवि के लिए है वो प्रेरणा स्रोत बनकर आया था। यानी कि उस व्यक्ति विशेष के कारण से जीवन के अंदर जो भी आज कवि महोदय कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो सब कुछ उसी व्यक्ति या उस सत्ता की बदौलत ही प्राप्त किया और उनका वो प्रेरणादायक चेहरा आज भी मुझे मेरे जहन में याद है। क्योंकि यह एहसास आप्लावनकारी है, ये एहसास जो है वो डुबो देने वाला है। यानी कि हम बस मात्र उसी के बारे में सोचते रह जाएं, उसी में डूबे रहें। और कविता का मैं उसकी भावपूर्णता के निजी पक्ष से उबरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है। यानी कि कवि यहाँ पर देखिए, कहने के तात्पर्य कि हम उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने आप को इतना जोड़ लें कि ऐसी स्थिति भी ना आ जाए कि हम अपने आप को, अपने कर्मों का अवरुद्धि कर लें। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कवि कह रहा है कि हमें उनके भावों से जुड़कर जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ तक ही हम अपने आप को सीमित रखें, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियाँ सुलझाने में उसकी मदद करेगी। कौन? उनके भाव जो थे, उनके आदर्श जो थे, उनकी जो अच्छाइयाँ थी उस व्यक्ति विशेष की, वो सारी की सारी अच्छाइयाँ, उनके वो सारे के सारे भाव हैं, वो हमें जीवन की जो गुत्थियाँ यानी कि समस्याएं वो सुलझाने में सहयोग करती रहेंगी। अब बात ऊपर चल रही थी कि वह व्यक्ति है कौन।
वह सत्ता है कौन। यहाँ पर कवि ने देखो स्वयं ही स्पष्ट किया है, वह दिवंगत माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। लेकिन कहने का यहाँ पर इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि वह कोई व्यक्ति विशेष, वह सत्ता विशेष है, वो कोई स्त्री है। यानी कि स्त्री का मनुष्य के जीवन में एक अहम योगदान, यहाँ पर एक आदर्श यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश है वो कवि के द्वारा की गई है कि वह कोई भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, उसकी सहचरी, सहेली वगैरह मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो हो सकता है, कोई भी वह महिला हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त हो उठती है, उद्दीप्त यानी कि जल उठती है, सहज स्नेह की उष्मा यानी कि उस व्यक्ति विशेष, उस सत्ता विशेष की सहज स्नेह की जो उष्मा, उष्मा से तात्पर्य यहाँ पर उत्साह, काम करने की ललक, उमंग जो हमें अपने जीवन के अंदर मिली है, उष्मा जब विरह में यानी कि अकेलेपन के भाव में, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब संघर्षों के अंदर हमें कुछ मार्ग दिखाई नहीं देता, सूझता नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस व्यक्ति विशेष की वह प्रेरणा है, वो अग्नि शिखा यानी कि अग्नि की लौ की भांति जल उठती है। यानी कि हमें वो प्रेरणा है वो बार बार प्रदान करती रहती है। थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है। थोड़ी थोड़ी निसंगता भी एकदम से जरूरी, यानी कि उसका साथ है वो हमसे दूर हो। देखिए कोई भी चीज़ है उसके अंदर हम देखते हैं कि जब कठिनाइयाँ हमारे सामने आती है, संघर्ष हमारे सामने खड़ा होता है और उस संघर्ष में हम जूझते हैं, कोशिशें करते हैं, तभी तो हम अपने आप को संभाल पाते हैं। हम सारे दिन सोए रहें, काम करें नहीं, तो अगर थोड़ा सा भी हमसे कुछ करवा लेते हैं तो उस समय में पूरा शरीर है वो दर्द करना शुरू कर देता है। ठीक वैसी ही परिस्थितियाँ यहाँ पर कवि ने बताने की कोशिश की है कि निसंगता यानी कि हमें उससे थोड़ा दूर रहने की भी ज़रूरत है। हम दूर रहेंगे तभी तो हमें पता चलेगा जीवन के अंदर हम कर क्या सकते हैं। निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। मोह मुक्ति यानी कि उस व्यक्ति विशेष का, या हम ये कहें कि हमारे जीवन के अंदर किसी का भी मोह जो जुड़ा हुआ है, उस मोह के जुड़ाव से हम जुड़े हुए हैं, उस मोह को भी हमें थोड़ा दूर करना चाहिए। चाहने लगा, कौन कवि ये चाहने लगा है, भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह है, उसके भीतर एक तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले। चांद जरा सा ओट हो ले यानी कि चांद की जो चांदनी है अंधेरी रात के अंदर है, वो उस अंधेरे को दूर कर देती है। ठीक वैसी ही परिस्थितियां यहाँ पर कवि महोदय, चांद जरा ओट होले से तात्पर्य यानी कि तात्पर्य है कि चांद है वो बादलों की ओट में आ जाए ताकि अंधेरा हो, तभी तो हमें अपने संघर्ष का पता चलेगा। यानी कि अंधेरा यहाँ पर संघर्ष का प्रतीक है, बाधाओं का प्रतीक है, समस्याओं का प्रतीक है। समस्याएं आएंगी हमारे जीवन के अंदर, तभी तो हम उनमें से कैसे पार पाएंगे, उनसे वो हमें पता चलेगा। यानी कि अपने सामर्थ्य पर, अपने सामर्थ्य, अपना बल है, अपना कर्म है, वो हमें अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं वो हमें तभी तो पता चलेगा। अंधेरे से सामना हो तो चित्त की ताकत बढ़े, यानी कि सबलता, दृढ़ता हमारे दिल के अंदर आए। हम किसी काम को करते हैं तब हम उसको पूर्णतः कर लेते हैं, तभी तो हमारे मन में वो कॉन्फिडेंस जागृत होता है, वो इच्छा है, वो उत्साह है, वो जागृत होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। लगातार ये भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है। यानी कि लगातार भौतिक और मानसिक सहारा हमें अगर किसी का मिलता रहे, देखिए हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, वो चलने की जब कोशिश करते हैं, अगर माता पिता उनको बार बार वो गिरने वाले होते हैं तब पकड़ लेते हैं तो बच्चे काफ़ी दिनों तक चल नहीं पाते हैं। और एक दूसरी तरफ वो बच्चा जिसकी माता पिता है वो इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, वो बच्चा जल्दी ही चलना सीख जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर मेरा ये है कि भौतिक और मानसिक जो अवलंब सहारा हमें मिलता है वो हमें जीवन के अंदर क्या करता है, एक अज्ञात भय की तरफ ले जाता है। यानी कि हम जब भी कुछ करने वाले होते हैं, हमें कोई न कोई टोक देता है, रोक देता है, तो हम रुक जाते हैं। और इस प्रकार से वो कार्य जैसे हमारे माता पिता ही कह दें कि नहीं तुम रहने दो, मैं कर लूँगा,
हम जब भी करने वाले होते हैं वो कह देते हैं कि तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे मन के अंदर एक प्रकार का भय है वो व्याप्त होना शुरू हो जाता है। हम किसी भी कार्य को करते हैं, हमें मन में एक डर है वो सताने लगता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। यानी कि यही बात यहाँ पर देखिए बताने की कोशिश पंक्तियों में की गई है। ममता के बादल की, माता पिता का ममत्व का प्रेम, ममत्व भाव जो होता है वो हर समय वो ममत्व हम पर छाया अगर रहेगा, हम स्वयं कुछ करेंगे नहीं, तो वो भीतर ही भीतर हमें देखने में लगता है कि वो एक बार सुख प्रदान करने वाली होगी, लेकिन धीरे धीरे वो ही हमारे लिए दुखदायी भी बनती जाएगी, क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे उसके बाद में। यहाँ पर वही बात है बताने की कोशिश की गई है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। दृढ़ता, ये पंक्ति आगे आएंगी तब हम उनकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। दृढ़ता और तदजन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं है, यानी कि हम किसी का सहारा लें और हर कार्य है उसके अंदर उसके सहारे के बिना हम कर ही नहीं पाए, तो वो अति है, वो भी किसी चीज़ की है, वो अच्छी नहीं होती। हर समय की भाव आर्द्रता भी कमज़ोर करती है, यानी कि हर समय हम किसी के भावों का सहारा लेकर किसी कार्य को करें तो वो भी धीरे धीरे हमें क्या करनी शुरू कर देती है, कमज़ोर करनी शुरू कर देती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती है, यानी कि दिखाई बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है तो भी हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि एक सफिशिएंट जो हमारी आंखों के लिए होना चाहिए उतना ही प्रकाश होता है, तभी तो हम देख पाते हैं। सूर्य है वो दोपहर को चमकता है, तब हम उसको खुली आंखों से सामने थोड़ी देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य सहारा अवलंब किसी चीज़ का हम लें, वो बहुत ज़्यादा ले लें तो भी हमारे लिए वो नुकसानदायक ही होता है। यहाँ पर कहने की कोशिश कवि के द्वारा ये कही गई है, इसलिए किसी हद तक वरेण्य है, यानी कि किसी हद तक वही चीज़ है वो हमें स्वीकार करनी चाहिए, उसी का वर्णन हमें करना चाहिए। है अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा, यानी कि हर चीज़ है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होनी चाहिए। अंधेरा यहाँ पर दुख का, कठिनाइयों का, संघर्षों का प्रतीक है। यहाँ पर विस्मृति का अंधेरा भी हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए, यानी कि दुखों को हमें भूलना भी चाहिए। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाए, यानी कि हम दुखों को याद करते चलें हर समय में तो भी हम जी नहीं सकते। हमेशा खुशियों को या सुखों को याद करते चलें तो भी हम जी नहीं सकते। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, यदि एक प्रकार का सच है तो उतना ही बड़ा सच है पाताली अंधेरे की गुफाओं में डूबना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश हमें सुख प्रदान करने वाला होता है, ये बात सही है। ज्योति है वो हमें आगे जीवन के अंदर बढ़ने के अंदर सहायता करने वाली होती है, ये बात सच है। लेकिन साथ ही वो सच भी है पाताली अंधेरे की गुफाओं वाला, यानी कि पाताली अंधेरे की गुफाओं से तात्पर्य अगर संघर्ष और कठिनाई नहीं आएगी हमारे जीवन के अंदर तो हमें उस सुख का एहसास कैसे होगा, हम आगे अपने आप को मजबूती कैसे प्रदान करेंगे। भूलना दंड सही, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ही हमें ग्रहण उसको करना चाहिए। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते, यादों का धुंधलका वहाँ भी है। धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। धुएं के बादल से तात्पर्य है कि जीवन के अंदर कठिनाइयाँ आती हैं, वो हमें हर चीज़ है उसको पूर्णतः से भूलने भी नहीं देती है। हम उन चीज़ों को सुख हो चाहे दुख हो उसको थोड़ा बहुत फिर भी हमारे मन में घटित होता ही रहता है, हमें यादें उनकी रहती हैं। यादों का धुंधलका वहाँ भी होता है। यादों से तात्पर्य सुख की या दुखों की हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा भाव जो झुकाव है वो कवि का वो सुखों की तरफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा उजाला, सुख दुख, स्मृति विस्मृति के ताना भरने से बुनी एक कबीरी चादर है। यानी कि कबीरी चादर यानी कि जिसमें सुख भी है दुख भी है, उसके अंदर स्मृतियाँ भी है विस्मृतियाँ भी हैं, अंधेरा भी है उजाला, यानी कि सभी एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हमें जीवन के अंदर ये विभिन्न ताराओं से बनी हुई एक चुनरी की भांति है, एक चादर की भांति है, जिसे
आत्मा चारों ओर से यानी कि संपूर्णता में लपेट लेना चाहती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं, क्योंकि सब उसकी परछाई हैं। सब उसकी उस अज्ञात सत्ता की तरफ भी यहाँ पर संकेत करने की कोशिश की गई है। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वह है कौन, वह कौन है, यानी कि उस सत्ता का वर्चस्व हर जगह है। निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं और वो सबका है, किसी का नहीं और सबका है। लेकिन वह है कौन? वो दिवंगत माँ या प्रिया यानी कि उनकी पत्नी, वृत्र जीवन दर्शन जो ईश्वर निरपेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और आप्लावनकारी है जितना कबीर के राम या वर्ड्सवर्थ की मातृमना प्रकृति। वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति के प्रति है वो खूब लिखा था, इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी को वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता और द्वंद्व विहलता के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मता, तेरा तुझको सौंपता का लागे है मोर वाला ऐसा निरअहंकार विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी कि आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। यानी कि ऐसा भाव है वो कम ही दिखाई देता है। तेरा तुझको सौंपता का लागे मोर, यानी कि जो तेरा है उसको तुझे ही सौंप रहा हूँ मैं, उसमें मेरा लग क्या रहा है। यानी कि ऐसे भाव है वो आज की कविताओं में कम ही मिलते हैं। अब हमारी बच गई है कविता। ये कविता है वो हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे कल वाले वीडियो के अंदर। आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। अब अगर आप इसको सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो मुझे लगेगा शायद आप लोगों की मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा। इस कारण से मेरा वीडियो डालना या न डालना कोई महत्व नहीं रखता। मैं कोशिश ये करूँगा कि आगामी जो भी ये पाठ हैं वो जब भी ख़त्म होंगे उसके बाद में हम प्रश्नों की एक सीरीज़ और श्रृंखला है वो चलाएँगे गत प्रश्नों की, और उसी के अनुसार नए प्रश्न है वो बनाने की कोशिश है वो भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है वो कविता है वो कल पढ़ेंगे।